फिर इसीलिए हमने फर्दर जो मॉडिफाइड फॉर्म हो गई आपके लॉ की, कौन से लॉ की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, जो फर्दर सबसे लास्ट मॉडिफाइड फॉर्म हो गई, तो वो ये हो गई कि देयर इज़ नो डिटेक्टेबल गेन और लॉस ऑफ मास इन एन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब हम चेंज होता है कोई भी सब्सटेंस किसी दूसरी फॉर्म में जाता है, तो उसके अंदर कोई भी डिटेक्टेबल, मतलब कोई ऐसा गेन और लॉस ऑफ मास नहीं होता जिसको आप डिटेक्ट कर सकें। हाँ, स्मॉलर वो भी कन्वर्जन होती है मास की इनटू एनर्जी, तो ऐसा डिटेक्टेबल गेन और लॉस ऑफ मास इन एन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन नहीं होता। तो ये अपडेटेड फॉर्म होगी आपकी लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास की। अच्छा जनाब, अब हम लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि जैसे वाटर है, वाटर आप कहीं से भी लें, आप अपार्ट फ्रॉम द इम्प्योरिटीज़, मतलब उसमें जो इम्प्योरिटीज़ या गंदगी है उसके अलावा जो कंपोजिशन है पानी की वो सेम ही होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उसका रेशो 1:8। रेशो 1:8 का मतलब ये है कि हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास 1 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो क्या है, 16। क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2, और ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद है 1, ठीक है, दैट इज़ 16। तो जब हम इसको बोलेंगे 2:16, और जब हम इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे तो 2:16 किस फॉर्म में आ जाएगा, 1:8 में। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट समझ नहीं आ रहा होगा आपको, फर्दर मैं इसी चैप्टर में अच्छे से इसको समझा दूंगी आगे से, लेकिन एक रफ सा आइडिया ये है कि देखें, हाइड्रोजन H2O, हाइड्रोजन का मास क्या है 1, ऑक्सीजन का मास क्या है 16। मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के कितने मौजूद हैं H2O में, 2, ऑक्सीजन के कितने मौजूद हैं, 1। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 क्या है मॉलिक्यूल्स, मल्टीप्लाई बाय 1, 1 क्या है एटॉमिक मास, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। हाइड्रोजन का क्या हो गया एटॉमिक मास 2, ऑक्सीजन का क्या है 16। तो रेशो क्या बना, 2:16 का रेशो बना। अब क्योंकि हमें रेशो जो होता है हम हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करते हैं कि 1 पे बात आए, कि किसी भी एक जगह 1 पे बात आ जाए, ठीक है। तो 2:16 का जब रेशो है तो सिंपली आपने 2 और 16 को एक दूसरे से डिवाइड कर दिया, तो 2:16 शॉर्ट मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो गया, 1:8। मतलब हर एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन का एक जो आधा समझें आप हैं, ठीक है, 16 हाफ क्या हुआ 8, तो 1:8 पार्ट्स बाय मास। ठीक है, समझ में थोड़ा बहुत आई थिंक सो हो आ गया होगा आप लोगों को। यही जो लॉ है इसको मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि डिफरेंट सैंपल्स ऑफ द सेम कंपाउंड, एक ही कंपाउंड का कहीं से भी आप सैंपल उठा लें, किसी भी चीज़ का उठा लें, पानी आप एक्वाफिना का उठा लें, नेस्ले का उठा लें, या टैप वाटर उठा लें, या दरिया से उठा लें, जहाँ से भी उठाएं, समंदर से, अपार्ट फ्रॉम द इम्प्योरिटीज़, उसमें जो गंदगी मौजूद है, ठीक है, उसमें जो मिनरल्स हैं या मिनरल्स की जो क्वांटिटी है, उस सब के अलावा ये सब अलग चीज़ें, जो कॉम्पोजिशन है उसकी वो एक ही रहेगी, दैट इज़ हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स का मास 2 हो गया और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल का मास क्या हो गया 16। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है उसमें क्या हुआ कि स्वीडिश केमिस्ट थे बर्जीलियस performed an experiment to prove this law. 10 gram of lead उन्होंने लिया, that is Pb was heated with excess of sulfur, but only 1.56 gram of sulfur combined to give 11.56 grams of PbS। क्या जनाब, ये क्या बताना चाह रहे हैं, इसमें हुआ ये कि उन्होंने 10 ग्राम लिया और उसके साथ बहुत सारा सल्फ़र ले लिया, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जो उन्होंने इतना सारा सल्फ़र लिया उस सल्फ़र का कोई काम नहीं हुआ, मतलब उस सल्फ़र में से सिर्फ 1.56 ग्राम ने ही 10 ग्राम ऑफ लेड के साथ कंबाइन किया और रिएक्शन शो किया टू गिव 11.56 ग्राम ऑफ PbS, lead sulfur, ठीक है। अगेन दिस एक्सपेरिमेंट वॉज रिपीटेड बाय हीटिंग 18 ग्राम ऑफ Pb एंड 1.56 gram of sulfur. It was observed that 11.56 gram of PbS was prepared and 8 gram of Pb remained
अनयूज। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दोबारा क्या किया, अब उन्होंने लेड की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दी। उन्होंने कहा हम लेड की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। उन्होंने लेड को हीट किया, 18 ग्राम ऑफ लेड को हीट किया और उसके साथ 1.56 ग्राम जो कि पहला सल्फ़र जो था जिसने कंबाइन किया था लेड के साथ, तो उन्होंने उतना ही ग्राम सल्फ़र ले लिया और फिर उन्होंने रिएक्शन शो किया। क्या हुआ, 1.56 ग्राम ऑफ लेड combines with 8 ग्राम ऑफ पीबी एंड combines with 10 ग्राम ऑफ पीबी, ठीक है। और जो बाकी का 8 ग्राम था पीबी का लेड का, वो अनयूज्ड रहा, ठीक है। जब हमने एक्सेसिव सल्फ़र यूज़ किया तो भी सिर्फ 1.56 ग्राम यूज़ हुआ और टोटल क्या बना, 11.56 ग्राम ऑफ पीबीएस, ठीक है। और जब हमने एक्सेसिव लेड यूज़ किया तब भी क्या हुआ, 11.56 ग्राम ही बचा, मतलब बना, और जो बाकी एक्सेस था वो अनयूज्ड रहा, ठीक। दिस इंडिकेट्स दैट पीबी एंड सल्फर ऑलवेज कंबाइन इन द फिक्स्ड रेशो बाय मास। दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इससे क्या वेरिफिकेशन हो गई कि आप चाहे जितना भी लेड ले लें और जितना भी सल्फर ले लें, वो लेड और सल्फर एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन के थ्रू कंबाइन होते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप 20 ग्राम्स ऑफ लेड कर लें और 1.56 को भी डबल कर दें तो वो डबल हो जाएगा, लेकिन 10 ग्राम के लिए 1.56 ही रहेगा। फिर उसके बाद अगर 10 ऐड करेंगे तो फिर आपको सल्फर में भी 1.56 और ऐड करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं आप, एक फिक्स प्रोपोर्शन के थ्रू लेड और सल्फर आपस में कंबाइन होंगे। अच्छा जनाब, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, मैंने मेरे ख्याल से अभी थोड़ी देर पहले आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मिसाल दी थी कि हम स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट रेशो को देखते हैं, ठीक है। तो वो इसमें हम यही डिटेल में पढ़ रहे हैं कि अगर दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं किसी कोई एक कंपाउंड बनाने के लिए, तो जो मासेस जो कंबाइन हो रहे हैं किसी एलिमेंट के, जो मासेस कंबाइन होंगे दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन शो करने के लिए, उस वो स्मॉलेस्ट रेशो में होंगे, स्मॉलेस्ट होल नंबर में। जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बताया था कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 2:16 का रेशो बनना था, लेकिन हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में देख करते हैं, तो हम उसको किस रेशो में लाएंगे, 1:8 के रेशो में। इसी तरह आपको फर्दर एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का मास क्या है, 12, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या है, हमने अभी H2 में भी पढ़ा था 16। तो रेशो ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हुआ, 1, ठीक है। मतलब रेशो ऑफ ऑक्सीजन नहीं, इस पूरी इक्वेशन का कार्बन इस पूरे कंपाउंड का क्या रेशो हुआ, 1, क्योंकि कार्बन मास ऑफ कार्बन, मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एक ही है, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन भी एक ही है, तो ये 1:1 का रेशो हुआ, सही। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें क्या 1:2 का रेशो हुआ, क्यों, क्योंकि मास ऑफ कार्बन एक है लेकिन ऑक्सीजन का मास कितना है, क्योंकि ऑक्सीजन O2 है, ऑक्सीजन का क्या है O2, मतलब जो 16 है उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, दैट इज 32। तो यहाँ पर रेशो क्या हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का, 1:2, 1 इज फॉर कार्बन एंड 2 इज फॉर ऑक्सीजन। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या था, एक ही कार्बन का मॉलिक्यूल एक ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन हुआ, तो वो बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसमें हम 1:1 का रेशो लिखेंगे। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में क्या है कि फिक्स्ड मासेस जब कंबाइन होते हैं एलिमेंट्स के साथ, मतलब फिक्स्ड मासेस के एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, तो वो या तो सिंपलेस्ट रेशो में कंबाइन होंगे या फिर मल्टीपल में। इसको एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देती हूँ आपको कि एग्जांपल है मीथेन गैस, CH4, मास ऑफ कार्बन क्या है 12 और मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है 4। तो इस हमने सिंपलेस्ट क्या किया, मास के थ्रू इसका रेशो किया 4:12, जिसको हमने 4:12 हुआ, और हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया 1:3। कैसे, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 की जगह 1 रखा और 12 की जगह 3 आ गया, ठीक है। इसी तरह वाटर का भी यही हुआ, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, दैट इज़ मास कितना हुआ 2, और ऑक्सीजन का कितना 16। तो हमने 2:16 का बनाया और सिंपलेस्ट रेशो क्या किया इसका, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 1:8 इसका सिंपलेस्ट रेशो हो गया। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 32 मास हुआ, ठीक है। और इसको हमने किस तरह रेशो किया 12:32 का, और हमने सिंपलेस्ट रेशो में इसको कैसे लाए 3:8, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12,
4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 24, 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32। तो 32 की जगह 8 हो गया और 12 की जगह 3 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आपके असाइनमेंट की स्लाइड है, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। कुछ समझ ना आए तो बता दीजिएगा, पूछ लीजिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।